Good morning, guys. Am I audible? Yes, sir. Go through the last lecture notes, beta. If you have any doubts, you ask. Everyone. What was the last part, beta? Last lecture notes. Give me the idea. क्या part था बेटा? Last हमने क्या पढ़ा था? Sir, concept of hydration you have completed. अच्छा. Resonance मैंने start नहीं किया था ना बेटा? No, sir. So you did mesomeric effect and we'll start the next lecture. ठीक. तो कोई doubts नहीं हो तो mesomeric effect शुरू कर दें बेटा? Yes, sir. चलिए सारे बच्चे रीडिंग डालिएगा. मेसोमेरिक इफेक्ट ब्रैकेट में आप लिख सकते हो रेजोनेंस इफेक्ट. मेसोमेरिक इफेक्ट इन द ब्रैकेट यू राइट रेजोनेंस इफेक्ट. But before we discuss this mesomeric effect, we need to know what is actually mesomerism or resonance. What is resonance? तो केमिकल बॉन्डिंग में आप में से कई लोगों ने पढ़ा ही होगा, बट फिर भी हमें हर चीज बेसिक लेवल से और पूरा करना है. ठीक है, बिकॉज हम इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम तो कुछ भी इस पे छोड़ नहीं सकते. तो इसके लिए एक छोटा सा नोट लिखिए बेटा. रेडी है? Yes, sir. In most of the cases, structure of compound is drawn. In most of the cases, structure of compound is drawn on the basis of properties of the compound. On the basis of properties of the compound. दो चीजें देखो हमने लिखी. एक हम हाईलाइट कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, और एक चीज हमने हाईलाइट की प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड. तो हमने क्या किसके बेसिस पे बनाया बेटा? The structure on the basis of properties. Yes. अब इस आगे लिखिए it means the structure of the compound. That means the structure should explain. ऐसे भी लिख लोगे चलेगा. That means structure should explain. That means structure should explain all properties of the compound. All properties of the compound. सबने यहां तक लिख लिया बेटा? Yes, sir. अब आप ध्यान से सुनो बेटा, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, और आप अगर फोकस्ड होगे तो आपको कहीं और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सब कुछ परफेक्शन के साथ आपके माइंड में चला जाएगा. आप बस ध्यान से सुनिए. अगर आप थोड़ा बहुत भी रिकॉल करें तो वाटर के लिए आपने केमिकल बॉन्डिंग में ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ O और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ O और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है ना? ऐसा दिखाई दे रहा है. ये नोट जो आपने लिखा उसके हिसाब से आपके पास प्रॉपर्टीज अवेलेबल है. आप मतलब समझ लो साइंटिस्ट जो है या जो भी स्ट्रक्चर प्रपोज कर रहा है उसके पास ये प्रॉपर्टीज अवेलेबल है. उसने प्रॉपर्टीज को स्टडी किया. प्रॉपर्टीज में जो है बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है,
मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है, सॉल्युबिलिटी इन एनी सॉल्वेंट हो सकता है, इसके अलावा बॉन्ड ब्रेकिंग हो सकता है ना। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उनमें बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, बॉन्ड ब्रेकिंग, ये सब प्रॉपर्टीज है कंपाउंड, जो कि सबको मालूम है, मान लीजिए, या साइंटिस्ट को मालूम है। तो उसने फिर एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया। ठीक, अब तुम एक स्टूडेंट हो, तुम प्रॉपर्टीज एक्सपेरिमेंट करके नहीं निकालते, तुम प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट करते हो स्ट्रक्चर देख करके। क्या तुम समझ पाए मैं क्या कहना चाहता हूँ? यस सर। हाँ सर। मतलब किसी ने लैब में प्रॉपर्टीज चेक की और फिर एक स्ट्रक्चर प्रपोज कर दिया। तुम उसको नोटबुक में या तुम उसको अपने टेक्स्ट बुक में देखते हो स्ट्रक्चर को, और तुमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करो, उसका सॉल्युबिलिटी बताओ, उसकी बॉन्ड ब्रेकिंग बताओ। यानी कि तुम इधर की तरफ जा रहे हो। तो इधर क्यों जा पा रहे हो? क्योंकि ऐसा माना जाएगा ना, या माना जाता है कि अगर किसी कंपाउंड का कोई स्ट्रक्चर किसी ने बना कर दिया है तो वो उसकी प्रॉपर्टीज से आया, इसका मतलब वो उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा। क्या सबको ये बात समझ में आएगी? यस सर। ठीक, यहां तक की कहानी सब अच्छी है, सबको अच्छा लग रहा है, सब बहुत अच्छा है। कंपाउंड्स भी खुश हैं कि भाई हमारा स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया, स्ट्रक्चर भी खुश है कि हमने सब प्रॉपर्टीज कंपाउंड की एक्सप्लेन, सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। फिर अचानक से कुछ बदल गया। उसके आगे की कहानी नोट को कंटिन्यू करिए। बट but for some compounds, but for some compounds, it is not possible. But for some compounds, it is not possible to draw a single Lewis structure. A single Lewis structure which can explain all properties of the compound, which can explain all properties of the compound. ठीक है, और इसका बेस्ट एग्जांपल जो आप पहले से जानते हो वो है बेंजीन। बेंजीन जो है, अनफॉर्चुनेटली जो उसका स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली में वो हम क्यों नहीं ड्रॉ कर पाते? क्योंकि उसका जो बॉन्ड होता है वो ना तो सिंगल बॉन्ड है और ना ही डबल बॉन्ड है, वो उनके बीच का बॉन्ड होता है। तो अब बीच का बॉन्ड जैसी कोई भी थियरी हमने अभी तक नहीं बनाई। हम लोगों ने जो बॉन्ड वाली थियरी बनाई उसमें ये बताया कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे तो उसको सिंगल बॉन्ड बोला जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे तो उसको डबल बॉन्ड बोला जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होंगे तो उसको ट्रिपल बॉन्ड बोला जाएगा। क्या कोई ऐसी थियरी तुमने पढ़ी जिसमें ऐसा कहा जाता हो कि ऐसा करते हैं कि 1.2 टोटल बॉन्ड्स शेयर करते हैं, 0.6 तुम कर लो, 0.6 मैं कर लो? ऐसा कोई थियरी पढ़ा है आपने? नहीं। तो इसीलिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट कहता है कि इसकी जो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमको एनर्जी चाहिए वो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा और डबल बॉन्ड से कम चाहिए। इसका मतलब ये बॉन्ड कौन सा बॉन्ड हो गया बेटा? पार्शियल डबल। क्या तुम समझ पा रहे हो? यस सर। और पार्शियल डबल का कोई थियरी नहीं है। तो ये जो तुम भले ही रिप्रेजेंटेशन में दिखा रहे हो बट इससे तुम कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि पार्शियल तो कुछ भी हो सकता है ना। 1.2 भी पार्शियल हो सकता है, 1.3 भी पार्शियल हो सकता है, 1.4 भी पार्शियल हो सकता है। लेकिन अगर किसी के सामने ऐसा बॉन्ड बना तो वो क्लियरली बता देगा कि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। लेकिन अगर ऐसा बना दिया तो वो नहीं बता पाएगा ना कि 1.2 बॉन्ड शेयर हुए हैं कि 1.3 बॉन्ड शेयर हुए। इसीलिए हम कहते हैं कि वी कैन नॉट ड्रॉ, स्ट्रक्चर कैन नॉट बी ड्रॉन। थोड़ी बहुत बातें समझ में आई? यस सर।
तो हम लोग फिर क्या करते हैं, अ काइंड ऑफ एवरेज जैसी बातें करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि ऐसा करो कि एक नहीं, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बना लो, जिनमें किसी में डबल बॉन्ड ले लो, तो किसी में सिंगल बॉन्ड ले लो, लेकिन आप सारी एवरेज वगैरह लेके प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दो। प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दो। और ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किए गए, टू ओनली टू एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, इन्हीं को कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या ये एक्चुअल स्ट्रक्चर्स हुए कंपाउंड के? नो सर। नो सर, नहीं, है एवरेज। ना? रेजोनेटिंग या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। आप एक घरेलू एग्जांपल से इसको और समझो, ये अच्छे से सबको आना चाहिए। आप ऐसे सोचो कि मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है बाहर खेलने के लिए गया और मिसिंग है, मान लो, है ना, खो गया। तो बताइए पेरेंट्स कहाँ जाएंगे? पुलिस। पुलिस स्टेशन जाएंगे, है ना, पुलिस के पास जाएंगे। अच्छा, पुलिस से उन्होंने जब कहा कि मेरा बच्चा मिसिंग है, तो पुलिस वाले उनसे क्या मांगेंगे? उसके फोटो। क्या बात है, तुम लोग पूरा जानकारी रखते हो, है ना। फोटो मांगेंगे। और अनफॉर्चुनेटली जो पेरेंट्स हैं उन्होंने बोला कि देखो हमारे मोबाइल वगैरह चोरी हो गए थे एक दिन पहले, और घर पे चोरी होने से हमारे घर पे बच्चे का एक भी फोटो नहीं है। थोड़ा इमेजिनरी लग रहा होगा, लेकिन आप विजुलाइज करो सिचुएशन कि एक भी फोटो नहीं है। तो फिर पुलिस वाले क्या कहेंगे? स्केच निकाल के दो। क्या बात है ना, कितनी अच्छी बात है। तो स्केच बनवाते हैं। अब स्केच जो है, क्या असली फोटो होगा बच्चे का? नो सर, हाँ सर। नहीं। कई बार क्या करते हैं वो लोग, हेल्प लेते हैं। जैसे किसी किसी चेहरे से बच्चे का नोज मैच कर रहा है, किसी बच्चे कोई चेहरा दिखाया गया पेरेंट्स को, और उसका नोज जो है बच्चे के उससे मैच कर गया बच्चे के चेहरे से, तो पेरेंट ने बोला हाँ हाँ ये वाला आप नोज ले लो। फिर किसी की आईज मैच कर गई, है ना, तो बोला हाँ ये वाली आईज ले लो। ठीक है। और फिर लेटर से किसी के हेयर मैच कर गए, तो बोला हाँ हाँ ये वाला हेयर ले लो। और इस तरह मतलब धीरे धीरे तीन चार ऐसे बनाए गए, जिससे उसकी ऑलमोस्ट जो है एक फोटो या पिक्चर तैयार होती है ना। तो क्या ये जो फोटो तैयार हुई, जब पेरेंट्स को दिखाया गया, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल यही मेरा बच्चा है। ठीक। तो ये जो तैयार हुआ, क्या ये एक्चुअल फोटो है बच्चे का? नो सर। नो सर। लेकिन पेरेंट्स कह रहे हैं कि यही पूरा उनका बच्चा है। आप समझ पा रहे हो? तो ये जो बना, इसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जिनकी हेल्प ली गई इसको तैयार करने में, उनको क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। कैनोनिकल स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो ये ऐसी कहानी है कि मतलब हम लोग अभी भी एक्चुअल स्ट्रक्चर उन कंपाउंड्स का ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पुरानी थियरीज है वो फिट नहीं बैठ रही, और पुरानी थियरी को फेल नहीं करना चाहते, वरना इतना साइंस दोबारा कौन डेवलप करेगा। तो हमने एक इमेजिनरी, आप समझ लो, वे में इसको एक्सप्लेन कर दिया कि हमने कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए, और फिर उनका एक कंबाइंड फॉर्म उठाया जो इस तरह का निकला, जिसको हमने नाम दिया रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। तो अपनी नोट को कंटिन्यू करिएगा। कहां तक लिखा था बेटा? Sir can explain all the properties of the compound. So we write or we draw two or more structures
two or more structures of the compound to explain all properties of the compound. To explain all properties of the compound. These structures are called resonating or canonical structures या canonical forms. They are imaginary structures. Full stop. The combined form is called resonance hybrid. The combined form is called resonance hybrid. And this phenomenon is called resonance. This phenomenon is called resonance. क्या थोड़ा बहुत समझ में आया सारे बच्चों को? पूरा समझ में आया सर। वेरी गुड बेटा। और चाहिए तो ये ड्रॉ कर लो। अभी हम लोग अब लर्न करेंगे कि कैसे पता करते हैं कि कोई स्ट्रक्चर रेजोनेंस वाला है कि एक्चुअल है, फिर कैसे ड्रॉ करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हम लोग धीरे धीरे वो सारी चीजें करेंगे। तो ये अभी थोड़ी देर के लिए ड्रॉ कर लो। कैसे ड्रॉ किया गया है ये मैं अभी बताऊंगा। अभी के लिए केवल एग्जाम्पल के फॉर्म में आप ड्रॉ करो, केवल ये दिखाने के लिए कि भाई बेंजीन का जो बॉन्ड होता है एक्चुअली में पार्शियल डबल है, और पार्शियल डबल जैसी कोई थियरी नहीं है। इसीलिए हम इन स्ट्रक्चर्स की हेल्प लेते हैं सो दैट एवरेज काइंड ऑफ थिंग पार्शियल डबल आ जाए। सर सर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए हम एक ही स्ट्रक्चर को दो तीन जैसे मतलब ड्रॉ करते हैं ना? एक ही स्ट्रक्चर को दो तीन तरीके से ड्रॉ करते हैं ना रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए? हाँ सर, तो ये आइसोमर होते हैं क्या? नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं शायद। पहली चीज, कैसे बनाए जाते हैं इसको तुम थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये मैंने बताया ही नहीं, ठीक। दूसरी चीज, ये आइसोमर्स नहीं है, ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आइसोमर्स एक्चुअल कंपाउंड्स होते हैं, ये एक्चुअल कंपाउंड्स नहीं है। आप समझने की कोशिश करो। एक मैंने जैसे एग्जांपल दिया, खाली नोज बनाई, क्या ये इंसान है? नहीं। आइज बनाई, क्या ये इंसान है? नहीं। तो आप ऐसा सोचो ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है। तुम अगर कह दो क्या ये भाई है? नहीं भाई, ये तो इमेजिनरी स्ट्रक्चर ऐसे ही बना ली फोटो, है ना, कि स्केच भी बना लो समझ लो, और उनको जोड़ के ऐसा फेस बना दे। कोई बोले क्या ये सारे भाई है? नहीं भाई, इसका कोई भाई है इसको लेना देना ही नहीं। मेरी बातें समझ रहे हो? खाली हमको ये बताना था कहीं पर वो बॉन्ड डबल है, कहीं पर सिंगल है, कहीं सिंगल है। इस तरह एवरेज करके डबल और सिंगल के बीच का बॉन्ड आ रहा है। इनका कोई लेना देना नहीं है आपस में कि ये क्या है कैसे है। इनको खाली नाम दिया गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक इमेजिनरी चीज दे दी गई उनको। क्या मेरी बात समझ रहे हो? किसी चीज से इसको रिलेट मत करो। सर रेजोनेंस का फॉर्म बस मतलब वो इसलिए बनाया गया ना कि प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे हम कंपाउंड्स की। बिल्कुल, तुमको मैंने इसीलिए घरेलू एग्जाम्पल दिया भाई। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस स्केच की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि एक्चुअल फोटो अवेलेबल नहीं है। जिस दिन, आज से हो सकता है 100 साल बाद, कोई नई साइंस आ जाए जो एक्चुअल स्ट्रक्चर दे दे, तो क्या हमें इनकी जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। बस समझ लो कि तब तक के लिए हम पढ़ रहे हैं।
और हो सकता है हमेशा के लिए यही पढ़ना पड़ जाए, वो चीज कभी आए ही नहीं। यस सर। और कंफ्यूज मत हो, मतलब अगर अभी तक तुम्हें समझ में आ गया है चीजें तो होल्ड करो, अभी मैं सब कुछ आगे धीरे धीरे ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे तुम्हें सब क्लियर। कंफ्यूज मतलब आप डाउट्स क्रिएट मत करो, अगर अभी तक समझ में आ गया ये आप माइंड में रखो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। यस सर। डन सर। सर लास्ट वन मिनट। लास्ट वाला इससे पहले वाला कुछ तो नहीं बेटा कॉपी करना है, ये मैंने हल्की सी चीज बताई थी तुम्हें, ये दिखाने के लिए कि ज्यादातर कंपाउंड्स में ये चीज होती है। डन सर। हो गया ना, हटाते हैं सब कुछ, ये भी कॉपी कर लिया। यस सर। अब आगे की कहानी, सब हेडिंग डालिएगा, हाउ टू आइडेंटिफाई रेजोनेटिंग फॉर्म्स, यानी हमको कैसे पता चलेगा अगर किसी ने एक स्ट्रक्चर दिया तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो उसका कंपाउंड का स्ट्रक्चर है जिसका एक्चुअल ड्रॉ किया जा सकता है, या फिर उसका है जो रेजोनेंस शो करता है, हमें कैसे पता चलेगा। मतलब एक फोटो तुमको दिखाई गई, ये कैसे पता चलेगा कि ये स्केच वाली फोटो है या फिर किसी का एक्चुअली फोटो क्लिक करके तुम्हें दिखाया गया। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। यस तो सर। सबने हेडिंग डाल दी बेटा? हाँ सर। तो बड़ा आसान है, तुम्हें इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने भी उसको एनालाइज किया है, जितने भी कंपाउंड्स ऐसे हैं उनको एनालाइज किया है, एनालिसिस करने के बाद 6 से 7 केसेस में उसको डिवाइड कर दिया गया। यानी अगर तुम्हें कभी ऐसा दिखाई दे कि ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हैं, ऑल्टरनेट यानी डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड ऑल्टरनेट हो सकता है, या फिर डबल ट्रिपल के ऑल्टरनेट हो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यस सर। सर ठीक है, ऑल्टरनेट जाना है। अब इसको हम लोग बोलते हैं साइंस में कि पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, ऑल्टरनेट के लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं काइंड ऑफ कॉन्जुगेशन जिसको बोलते हैं, पाई बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड। सिंपल लैंग्वेज में तुम खाली इतना लिख देना, डबल सिंगल डबल, ऐसा माइंड में अगर रहेगा ना तो तुम्हें रटा रहेगा ये डबल सिंगल डबल या ट्रिपल सिंगल डबल, ऐसा माइंड में याद रखने के लिए। क्योंकि पाई वगैरह ये लैंग्वेज जो है ना, ये बड़ी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। और पाई दिखता थोड़ी ना है, डबल दिखता है, दो मतलब डबल, तो ऐसे रटने के लिए ऐसे करना, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल ट्रिपल, ट्रिपल सिंगल ट्रिपल, दैट मीन्स रेजोनेंस। ऐसा दिखा तो आप मान लेंगे कि वहां पर रेजोनेंस है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल ऐसे, इसको ज्यादा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कहते हैं पाई पाई कॉन्जुगेशन। अब बताओ, मैं अगर ये बताऊं किसी को कि पाई पाई कॉन्जुगेशन, तो आधे बच्चे तो वही ढेर हो जाएंगे, ये क्या है बकवास चीज। लेकिन अगर तुमने ये ड्रॉ करके रख लिया है तो कभी नहीं भूलोगे। कुछ कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, जैसे आप देखो बेंजीन का बेस्ट एग्जाम्पल, यहाँ कोई भी देख के बता सकता है डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यस यस ये सर। केस 1 को बिलोंग करता है। फिर एक एग्जांपल है ब्यूटाडाइन, इसको ब्यूटाडाइन कहते हैं। डबल सिंगल डबल। डबल सिंगल डबल।
तो ये भी उसी को बिलोंग कर रहा है ना। फिर आप इसमें ये वाला एग्जाम्पल, इसको कहते हैं ट्रिपल ब्यूट सिंगल डबल। 1 इन 3 आइन। तो ये भी वही एग्जाम्पल है, ये सब उसी को बिलोंग करते हैं। कॉपी कर लो बेटा। डन जी। नो सर। आप अच्छे से कॉपी करिए सब कुछ। डन सर। हो गया ना? चलो, केस 2 लिख लो। केस 2 में लोकल स्टाइल में जब हम समझेंगे तो डबल, लोन पेयर, सिंगल, डबल, ऐसा याद रखेंगे। ये लोन पेयर, सिंगल, ट्रिपल भी हो सकता है, बट 99% वो इस फॉर्म में रहता है। वो ट्रिपल वाला बहुत कम मिलता है इसको। लेकिन साइंटिफिक स्टाइल में क्या बोलते हैं, मतलब अपनी लोकल स्टाइल में क्या बोलेंगे? लोन पेयर, देन सिंगल, देन डबल। ऐसा अगर माइंड में रखा है तो काम हो जाएगा आपका इसको। लेकिन स्टैंडर्ड वे में क्या बोलेंगे? पी पाई कॉन्जुगेशन। अब देखो, अगर मैं ये लिख दूं तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। यहाँ p का मतलब ये रिप्रेजेंट करता है p ऑर्बिटल जिसके अंदर क्या है? लोन पेयर, लोन पे। यानी फिल्ड p ऑर्बिटल। तो p पाई कॉन्जुगेशन, ये आपका केस 2 हो गया। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है और बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है फिनॉल का। देखो इसको क्या बोलते हैं बेटा? फिनॉल। फिनॉल। फिर हाँ, इसके अलावा एनिलीन, ये सब हमने आईयूपीएससी में तो पढ़ा है, तो ये बार बार अब आएंगे तो याद भी हो जाएंगे। अगर किसी बच्चे को नहीं भी याद स्ट्रक्चर्स, ये कॉपी कर लो बेटा केस 2 को।
डन सर। सबने कॉपी कर लिया? नो सर। डन सर। डन सर। केस 2 और केस 3 बिल्कुल एक जैसे। इसमें जिस एटम के पास लोन पेयर है उसी के पास निगेटिव चार्ज भी है। तो इसको जो मैं याद रखता हूं, कैसे याद रखता हूं? लोन पेयर, निगेटिव चार्ज, सिंगल डबल। पहले वाला क्या था? लोन पेयर सिंगल डबल। ये क्या है? लोन पेयर निगेटिव चार्ज सिंगल डबल। याद रह पाएगा? Yes, sir. लेकिन लैंग्वेज में इसको भी लिखते हैं पी पाई कॉन्जुगेशन, और इसके नीचे भी पी क्या होता है? फील्ड ही होता है। ठीक, तो इसकी नजर में दोनों केस 2 और केस 3 एक ही हैं, बट एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए मैंने जानबूझ के इसको केस 3 बनाकर लिख दिया। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? देखो, एसीटेट आयन, इसको क्या बोलते हैं बेटा? दिख रहा है ना? लोन यस। पेयर सिंगल डबल दिख रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल। अभी इस लैंग्वेज में थोड़ी ना जाएंगे पी पाई कॉन्जुगेशन सर्च कर रहे हैं, सीधे सीधे लोन पेयर सिंगल डबल, कहानी खत्म। इसी तरह से एक एग्जांपल है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल से डिराइव होता है फिनॉक्साइड आयन। इसमें भी आप देख सकते हो लोन पेयर सिंगल डबल है ना। इसको भी कॉपी कर लो बेटा। Excuse me, sir. सर इस वाले में ऐसा नहीं होगा लोन पे नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड? मतलब तुम कह रहे हो इसके आगे और भी हो जाए? नहीं सर, इसमें डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, वो भी होगा ना। वो मान के चलो, जहां भी पाई आ रहा है वो ट्रिपल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे? इसके पास दो पाई है लेकिन एक ही पाई पार्टिसिपेट करता है, ठीक है वो। हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत कम मिलता है ना, ज्यादातर एग्जाम्पल्स में तुम ये इसी तरह के स्ट्रक्चर्स देखोगे। तो फोकस अपना पूरा उस पे ही है। डन सर। देन केस 4 देख लो बेटा। केस 4 में क्या होगा कि कोई एक एटम होगा जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। क्या होगा बेटा? एम्प्टी। फिर एम्प्टी सिंगल बॉन्ड ऑर्बिटल। होगा और फिर पाई बॉन्ड होगा। ठीक, यहाँ पर भी वही चीज हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड जब कोई कह रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? पाई बॉन्ड दिखाने का है। हाँ। तो ये जो एम्प्टी ऑर्बिटल है ये कोई पी ऑर्बिटल मानो, क्योंकि हम लोग ज्यादातर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कार्बन हो गया है ना, तो पी पाई कॉन्जुगेशन इसको भी बोलेंगे। बट इस पी के नीचे क्या लिखा? एम्प्टी और एम्प्टी। ये एम्प्टी। खत्म। इससे पहले वाला फील्ड था, ये क्या हो गया? एम्प्टी। Empty। इसकी बड़ी एग्जाम्पल्स है। जब कभी भी तुमको कार्बन के ऊपर प्लस नजर आ जाए और वो किसी पाई बॉन्ड के साथ हो तो समझ लेना कि वहां पर यही वाला रेजोनेंस है। यानी प्लस सिंगल डबल ये कहीं दिख रहा है, बहुत चांस है कि वहां रेजोनेंस हो, बट वो प्लस कार्बन के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, केयरफुल रहना होता है, लेकिन जरूरी नहीं प्लस वाला हो, इसलिए बेस्ट ये था। तो अब ये इसका दूसरे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे बोरॉन एक थर्ड पीरियड एलिमेंट है, ठीक है, और 13th ग्रुप है, तो इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता ही है, सब लोग जानते हैं ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो।
तो ये भी किसको बिलोंग करेगा, इसी केस को बिलोंग करेगा। ठीक, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल, आप जैसे मान लो ऐसा एक डिजाइन बनाकर दे दिया मैंने, ये तो ऐसा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है, लेकिन ध्यान से देखो क्या है, प्लस सिंगल डबल है ना, यही वाला सॉल्व किया आंसर। ये सारे एग्जाम्पल इसी में आएंगे। तो सर इसमें और एक यहीं पे लिख सकते हैं ना कि प्लस सिंगल डबल भी हो सकता है कार्बन पे। ये है, अरे बिना प्लस का भी तो है। हाँ तो सर हाँ, मतलब कार्बन पे अगर और प्लस करके, नहीं है हाँ। तो एम्प्टी नहीं होगा। ओके सर। यही पूछना चाहते हो क्या? हाँ सर मतलब उधर लिखने के लिए ताकि फिर आइडेंटिफाई करने। लिख सकते हो, लेकिन वो खाली प्लस वाले नहीं है ना, दूसरे भी है। हाँ यस सर। डन सर। डन सर। सर लास्ट वाला स्ट्रक्चर बेंजीन नहीं है, बेंजीन रिंग। लास्ट क्लास स्ट्रक्चर बेंजीन, बेंजीन नहीं है। अरे भाई तुम तो क्या मजाक कर रहे हो, बेंजीन ऐसा दिखता है भाई, ये कहाँ सर मुझे चेहरा लगा कि तुमको वो मैच कर रहा है। बेंजीन रिंग है। अरे मैं क्या तुमको समझा रहा हूँ कि तुम मान लो, क्या तुम शाहरुख खान को जानते हो, लेकिन अगर कोई तुम्हारे आसपास आ गया और तुम उसको देख करके क्या नहीं पहचान पाओगे वो शाहरुख खान नहीं है। कॉमन सेंस है भाई, ये डिजाइन वो किसी भी एंगल से मैच नहीं कर रहा है। अरे भाई ये जरूरी थोड़ी ना है कि जो रिंग होगा वो सब बेंजीन ही रिंग होगा। या जिसके पास 3 डबल बॉन्ड होगा वो बेंजीन होगा। मैच कराओ, इधर कहाँ, यहाँ पर 7 कार्बन है, इधर 6 कार्बन है, किसी भी सेंस से मैचिंग नहीं है। यस सर। ठीक है, चलो। डन सर। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। केस 5 लिख लो। केस 5 में लिखना है कि जिस एटम के, एक एटम होगा सबसे पहले जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन। ऑड का मतलब यहाँ पर 1 है, ऑड 3 भी हो सकता है, लेकिन हम लोग क्या लेंगे हर बार, 1 इलेक्ट्रॉन। इसको बोलेंगे ऑड सिंगल डबल। क्या वर्ड्स यूज करेंगे? और सिंगल डबल। और सिंगल डबल। ऑड सिंगल डबल। तो याद रखने का स्टाइल यही हो जाएगा, ऑड सिंगल डबल। ऑड सिंगल ट्रिपल भी हो सकता है, लेकिन मतलब अब ज्यादातर तुमको जो मिलेगा उसके हिसाब से सोचोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। ये ओ नहीं है, नहीं तो कोई पगलू बच्चा बाद में मुझसे 6 महीने बाद पूछेगा सर ये ओ सिंगल ट्रिपल क्यों लिखा हुआ था। तो क्लियरली लिखना बेटा। और इसको भी आप बोलते हैं पी पाई, लेकिन पी के नीचे क्या लिखेंगे? हाफ फील्ड। समझ गए ना सारे बच्चे। और इसके बड़े पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इसको इसको हम बुलाते हैं बेंजाइल फ्री रेडिकल। बेंजाइल फ्री रेडिकल। फिर ये
इसको बुलाते हैं एलाइल फ्री रेडिकल। बेंजाइल फ्री रेडिकल, एलाइल फ्री रेडिकल। डन सर। तुमने लिख लिया था बेटा? नो सर। वापस लाऊं? हाँ प्लीज। डन सर। सर डन। नेक्स्ट लिखिएगा बेटा। कितनी केसेस कर लिया हम लोगों ने? सर 5 केसेस। 5 केसेस। तो केस 6 में लिखिएगा कि केस 6 थोड़ा सा अलग सा है। इसमें क्या होता है कि एक एटम होता है जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। नॉर्मली ये किसके साथ होता है तब रेजोनेंस कहते हैं? हाँ, सर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होता क्या चीज है? डबल बॉन्ड का मतलब होता है कि दो एटम के बीच में एक शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दो पाई इलेक्ट्रॉन है शेयर। सबको क्लियर है? यस। अब हम लोग केस 6 में क्या करेंगे, वो दोनों जो जो दो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके बदले हम लोग किसी एटम के ऊपर लिख देंगे दो इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के फॉर्म में। भाई इस एम्प्टी ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए थे, तो नहीं समझ में आया? वो कोई शेयर्ड दे रहा है, कोई शेयर्ड दे रहा है, या कोई अपने दम पे दे रहा है पूरा का पूरा। ए को तो इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए था क्योंकि ऑर्बिटल एम्प्टी है उसका। क्या सबको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? यस हाँ सर। राइट। तो इट्स लाइक कि आप ऐसा, और ये बड़ा डोमिनेटिंग एग्जांपल है। मतलब अगर कहीं कंपैरिजन करना पड़ जाए और तुम्हें ऐसा डिसाइड करना हो कि किस केस से आंसर निकालने, केस 6 से या किस केस लेटर से 2 या 3 से, तो आप किसको प्रेफरेंस में ले लोगे? केस 6 से। केस 6 को। आप इसको ऐसा समझो कि ये तुम हो जिसके जो खाली है, भिखारी है, और ये मुकेश अंबानी है। यानी कि जिसका दोस्त मुकेश अंबानी है उसको कोई भिखारी मान ही नहीं पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है?
यस सर। कि उसके पास इतना ज्यादा ये इसकी टेंडेंसी, क्योंकि लोन पे उसका खुद का है, वो आराम से दे सकता है। क्या चीज आप नहीं किसी और को दे सकते हो, जो किसी के साथ तुमने खुद शेयरिंग कर रखी, राइट ना, ये बिना इसके उससे नहीं दे सकते ना, लेकिन जो चीज तुम्हारी है वो तुम डेफिनेटली दे सकते हो। तो ये डोमिनेटिंग केस इसको बोलते हैं रेजोनेंस का। और इसकी बड़ी अच्छा, इसमें लिख सकते हो यहाँ पर ये एम्प्टी हो गया, और ये यहाँ पर लोन पेयर वाला हो गया। तो इट इज अ काइंड ऑफ बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, क्योंकि बैक बॉन्डिंग वर्ड आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, ठीक है। नो सर। तो इसके एग्जांपल्स में जैसे ये वाला एग्जांपल लिख लो, तो यहाँ देख सकते हो एम्प्टी ऑर्बिटल लोन पेयर आसपास हैं। फिर इसी तरह से इसका दूसरा एग्जांपल ये भी देख सकते हो, एम्प्टी ऑर्बिटल है और बगल में लोन पेयर है नाइट्रोजन का। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस केस। कॉपी कर लो बेटा। सर बैक बॉन्डिंग सर ने नहीं बता था कि बैक बॉन्डिंग का मतलब ये पीछे से बॉन्डिंग। तो कैसा कोई जरूरी नहीं, नहीं भी पढ़ा, इट्स ओके। बैक बॉन्डिंग खाली तुम्हें समझना है कि बैक बॉन्डिंग क्यों बोल रहा है, कि इसके पास वो बॉन्डिंग अवेलेबल नहीं है। नॉर्मल बॉन्डिंग ये है, ये पिछले दरवाजे वाली बॉन्डिंग, आप समझो। ओके सर। समझे ना, यस कि सर। भाई जैसे मान लो कि गवर्नमेंट का कोई ऐसा करप्ट ऑफिसर है, तो वो तुमसे नॉर्मल पैसा ले रहा है, ये राइट ना, तुमने उसको नॉर्मल अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया जो उसको ऑफर करना था गवर्नमेंट, जो उसको बोलती है लेने को। लेकिन फिर क्या हो रहा है, करप्शन क्या है कि अंदर से भी पैसा मांग रहा है तुमसे। इसको बैक बॉन्डिंग आप ऐसे याद रख सकते हो, माइंड में तुम्हारे रहेगा। ऑल्दो करप्शन वाली चीज भूल जाना, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये माइंड में रख सकते हो, ठीक है। सर मतलब बॉन्ड तो शेयर कर ही रहा पर अपने। बॉन्ड नहीं, बॉन्ड शेयर कर सकता है, ऐसा है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से केपेबल है, आप ऐसा सोच सकते हो, ओके सर। यस। है ना। मतलब इसमें जरूरी नहीं कि तुम्हें दिखाई दे, ये तो तुमको इसमें दिखाई देगा ना। मान लो मैं ये स्ट्रक्चर बना दूं, तब तो तुम देख पा रहे हो, क्या इसमें दिख पा रहे हो? नो सर। नहीं, ये पब्लिक को दिखाया जा रहा है कि वो ऑफिसर करप्ट नहीं है, लेकिन अंदर की बात ये है। हाँ सर समझिए। समझा ना, ऐसा है। तो वो जिसको देना पड़ा है, ये क्या बोलते हैं ऊपरी पैसा, वो लोगों को बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पिक्चर तो ये दिखाई जा रही है सबको। तो उसको बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस करते हैं, तो बड़ा डोमिनेटिंग केस होता है बड़ा। हाँ सर समझिए। A and B form coordinate bonds. कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने तुम्हें दिखाया समझाने के लिए, बिकॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड तुमको पहले से आइडिया है। बाकी ये ड्रॉ नहीं करना है बेटा, ड्रॉ ये वाला करना, ठीक है। Yes sir. क्योंकि मैंने अभी तुम्हें ड्रॉ करना नहीं सिखाया ना रेजोनेंस का स्ट्रक्चर, तो अभी कहीं जाना नहीं है। अभी जो चीज दिखाई है, जो पिक्चर पब्लिक देख रही है, खाली देख के बता सकती है यहाँ करप्शन हो रहा है। Sir, excuse me, sir. यस बेटा। Sir, can you wait for 5 minutes? Because at the center the power is off. Now it will come. So can you wait for 5 to 10 minutes? एट दिस सेंटर। Yes, sir. Akola Center. अच्छा, ओके, नो इश्यूज। अच्छा, वो बच्चे डिस्कनेक्ट हो गए क्या खोला वाले? हाँ Yes, सर, sir. वो ऑफलाइन ज्वाइन कर देना तो चलो, नो इश्यूज, आई एम वेटिंग। जैसे ही आता है मुझे बता देना। Excuse me, sir. You can continue. सर दे आर बैक, वी कैन कंटिन्यू। कहाँ है, दिख तो नहीं रहे।
अकोला वाले बच्चों दिख रहे हो? So they have not started mic and video yet. ओके, Sir, are we audible now? यस यस. So should I continue? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ऐसा रेगुलर पावर जाता है, इन्वर्टर वगैरह है या जनरेटर है बेटा वहां पे? तो कभी एक आधी बार होता है। गाइस, सबने 6 केसेस लिख लिए? So that sixth case, oh, it's 11. ये लिख लिया ना कि नहीं लिखा अभी? नहीं लिखा। हाँ, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो. गाइस, 6 केसेस ही ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं. कभी कभी एक 7th केस भी दिखने को मिल जाएगा तुम्हें, बट इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसको केवल लिख कर रख लो. इतना सोचने की जरूरत नहीं है आपको. और ये केस है CO2 का. तो हम लोग लिखेंगे CO2 टाइप, मतलब इस टाइप का हो सकता है. एक आध और कोई एग्जांपल कोई दे दे. तो ये कैसे पता चलता है कि ये हमको ये वाला टाइप है? क्योंकि ये वाले में तुम्हें रेजोनेंस नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसके बदले ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो क्या तुम देख के बता सकते हो इसमें रेजोनेंस होता है कि नहीं? होता है सर। होता है, लेकिन ये देख के नहीं बता पाओगे, जबकि ये दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है CO2 के. एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CO2 का. सर वो राइट वाला डबल बॉन्ड दीजिए। राइट केस में लोन पेयर और नेगेटिव. तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है CO2 के, लेकिन तुमको CO2 का ये स्ट्रक्चर ज्यादा पता होगा, और जो पता है उसमें दिख नहीं रहा रेजोनेंस, जो नहीं पता उस पर दिख रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको याद ही रखेंगे CO2 टाइप करके. ठीक है बेटा, कॉपी सर करो. इसका हाइब्रिड कैसा होगा? इसका हाइब्रिड जब बनाओगे, हाइब्रिड का ये तुम्हारा ये खुद ही रिप्रेजेंट करा जो सामने दिया हुआ है, समझे ना? हाँ सर, मतलब यही हाइब्रिड, मतलब उसको वही मान के चलते हैं, इसी तरह का. सर तो इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं है इनका CO2? पार्शियल डबल आएंगे बेटा, तुम इतना टेंशन मत लो, उस पर भी सब चीजें डिस्कशन करेंगे. उसको Yes, 2 sir. मानकर चलते हैं, बट वो भी रेजोनेंस शो करता है. यस यस। ठीक है सर, मतलब इसमें डायरेक्टली फोटो दिखेगा, वो पार्ट्स नहीं दिखेंगे. हाँ, समझ लो, डायरेक्टली फोटो दिख रहा है. ठीक है, ऐसा है कि वो लकली फोटो जो है उनसे मैच कर रही है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं. एग्जैक्टली, है ना? ऐसा सोच लो कि जैसे मैं तुमको बोलूं 3 + 1 कितना होता है? 4 होता है. 4 डिवाइडेड बाय कितना है? 2. तो एक तुमको एवरेज समझ में आ रहा होगा ना? हाँ सर। डन सर. चार्जिंग तो बता रहा है इधर अभी थोड़ा. बता रहे बैटरी यूज करो.
बंद है, स्कैनर बंद है। अभी हो गया चालू। अभी उसका ये हो गया ना, कॉर्न रेड ये नहीं, अभी उसका लग गया नहीं, चालू है चालू है। ठीक है, ये दाखो ना बैटरी से चालू है। फिर कोई प्रॉब्लम हुई क्या? शुड आई कंटिन्यू? यस चलो आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता देना पहले से, हाँ तो फिर आप सब हेडिंग डालिएगा। हाउ टू ड्रॉ या हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। Yes, sir. हो गया? चलो बहुत सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। दो एग्जांपल पिक कर रहा हूं। ये एग्जांपल आपको काफी सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में हेल्प करेंगे। एक ये एग्जांपल पिक किया मैंने, एक ये एग्जांपल। पहले तो ये बताओ, देख करके क्या पता कर पा रहे हो कि हाँ ये इसमें रेजोनेंस होता है? हाँ सर। लोन पेयर नेगेटिव सर। बिल्कुल सही है। अब आप ध्यान से देखो, चाहे आप ये स्ट्रक्चर पिक करो या ये स्ट्रक्चर पिक करो, मैं उन एटम्स को हाईलाइट कर रहा हूं जिनको देख के आप या जिनके बेसिस पे आप रेजोनेंस बोल रहे हो। ये तीन एटम्स हैं जिनके प्लस सिंगल डबल जिनसे कनेक्टेड है। यहाँ देखो, यहाँ भी तीन एटम्स, क्या तुम देख पा रहे हो? सिंगल डबल, यस यस सर। तीन एटम्स में कोई एक सेंट्रल एटम होगा और दो कॉर्नर के एटम्स होंगे। यस और नो? यस सर। यस। तो आपको करना क्या है, बड़ा सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अपना हाथ उठाना है, ठीक है, जो थंब हो अपने हाथ का वो यहां रख दो, थंब को यहां रखो और फर्स्ट फिंगर के थ्रू आप प्लस को लास्ट एटम पे डाल दो और डबल बॉन्ड को फर्स्ट एटम के साथ एसोसिएट करा दो। स्वैपिंग करानी है, केवल थंब बीच में रखना है और आपको केवल एक्सचेंज करा देना और कुछ नहीं कराना है। तो ये तुमको क्लियरली ऐसा नजर आएगा। क्या सब समझ पाए? यस सर। अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ये कोई साइंटिफिक चीज मैंने नहीं बताई है, ये मैंने तुम्हें जुगाड़ बताया है, एक सिंपल तरीका बताया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखने का। इससे कोई लेना देना नहीं कि स्टैंडर्ड तरीका क्या है वगैरह वगैरह। ये तुम्हें फटाफट आंसर देगा और बिना कुछ करे सही सही आंसर पे पहुंचा देगा। आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे हो। हाँ तो सर। ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो मैंने बोला वो बस सुन के लिख लेना है कि करना क्या है। उसी तरह से सोचो, यहाँ कहाँ थंब रखोगे, इस CH2 वाले पे, CH2 वाले पे या CH वाले पे? CH2 यहाँ थंब रखेंगे। फर्स्ट फिंगर से किस किस को स्वैप कर देंगे आपस में? वो निगेटिव चार्ज और एक डबल बॉन्ड इधर। बस हो गया। और दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में क्या बना दोगे? डबल हेडेड एरो। क्या समझ में आया थोड़ा बहुत सबको? हाँ सर। यस सर। तो ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया जिसमें आपको समझा दिया कि रेजोनेंस कैसे लिखे जाते हैं। अब मैं बड़ा एग्जांपल लूंगा और इसी को यूज करूंगा और उसमें तुम देखोगे कि हाँ कितनी आसानी से सब आ रहा है।
तो पहले आप अपनी स्टाइल से लिख लो, मैं इसमें कुछ लिखा नहीं सकता बिकॉज दिस चीप वे, बट यही तुम्हें एग्जाम में मार्क्स दिलवाए। तो इसको लिख लो अपनी स्टाइल से, मैंने तुम्हें केवल बता दिया कि पहले 3 एटम्स को आइडेंटिफाई कर लो और फिर सेंट्रल एटम पे थंब रख लो और फर्स्ट फिंगर से स्वैप करा दो। सर हर बार सेंटर आइटम में ही थंब रख। अरे भाई हर बार क्या है, 2 ही तो मतलब- बताया, तुम टेंशन मत लो। फिर तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम ज्यादा सोच रहे हो, जितना लिखा है उतना लिखो, पहले समझने की कोशिश करो, भागो नहीं, गिर जाओगे। यस सर। है ना, जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको चलने कुछ बताया पेरेंट्स ने, बेटा ऐसे ऐसे चलो, उसको जोश आ गया कि अब तो तूफान मचा देगा, तो दौड़ना चालू कर, गिर गया। कूल डाउन, थोड़ा सा काम रहो, अभी धीरे धीरे चलो। यस सर। चलना तो आएगा ही बेटा, दौड़ना आएगा ही, लेकिन जल्दबाजी नहीं कर देनी है। डन सर। हो गया बेटा, सबने कर लिया? यस सर। चलो, मैं एक बड़ा एग्जाम्पल लूंगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। देखो, ये एक बड़ा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जरूर बड़ा है। मतलब सोचो कि एक बच्चे को पहले घर में चलना सिखाया, फिर उसी बच्चे को, छोटे बच्चे को पेरेंट्स मैदान में ले गए, बड़े मैदान में, तो वो देखकर घबराए नहीं, उसको तो स्टेप्स चलने हैं ना, है ना। उसको ये थोड़ी ना सोचना है कि मैदान में कुछ वो अलग चीज करनी, स्टेप्स चलने हैं। मतलब वही चीजें आइडेंटिफाई करो जो तुमने पहले किया। तो उस बच्चे को क्या करना चाहिए, 3 एटम्स ढूंढने चाहिए जहां उसको रेजोनेंस विजिबल है। क्या तुम कर पा रहे हो वो काम? यस सर। यस सर। तो बताओ थंब कहाँ रखोगे? सर बीच वाले सी पे। बीच वाले सी पे। अनटच्ड, अनटच्ड। इधर नजर पड़ते ही घबरा जाओगे, तो उसको देखना ही क्यों? बच्चा पूरा मैदान क्यों देख रहा है? वो तो उतना ही स्पेस देगी जितना उसको घर पे मिलता था। तो बस उतना देखा और तुमने लड़ाई जीत ली। क्या समझ में आया तुम्हें? यस सर। फिर उस बच्चे ने फिर से देखा, हाँ सर। बताओ थंब कहाँ रखेगा? बीच वाले बीच वाले सी पे फिर से। बीच वाले पे। बाकी दुनिया को मत देखना, नहीं तो डर जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। उसको केवल जहां स्टेप्स लेना उतना देखना है, पीछे नहीं देखना है। पीछे तो जीत चुका है, आगे बढ़ते हुए देखना है।
क्या तुम देख पा रहे हो? हाँ सर। सर बस यस सर। बढ़ते जाना, घबराना नहीं है। अनटच्ड, अनटच्ड, स्वैप करने के बाद ये आया। फिर बच्चे ने देखा। क्या तुम देख पा रहे हो? हाँ सर। यस सर। जहां पर उसके पेरेंट्स खड़े थे वो वहां वापस पहुंच गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यस सर, यस सर। Yes, ये कहानी खत्म हो गई, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गई इसके। ठीक है, कॉपी हाँ में। सर। यस सर। डन सर। नो सर, कैन यू? हम्म। डन सर। हो गया बेटा? यस सर, डन।
गाइस सर मतलब सिर्फ करंट स्टेप पे ये करना है ना? आते हैं, ये हमने जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अब अगर रेजोनेंस हाइब्रिड जैसे इसका ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो स्केलेटन है वो बना लेंगे पहले। ये स्केलेटन है। स्केलेटन की खास बात क्या है कि आप चेक करो कि भाई ये चीज तो सब में है, हर एक स्ट्रक्चर में इतनी डिजाइन तो है ही है। फिर अब बॉन्ड पे आ जाते हैं। इस बॉन्ड को देखो, ये कभी सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, सिंगल है, कभी डबल है। इसका मतलब ना ये प्योर सिंगल है ना प्योर डबल है, पार्शियल डबल है। तो ये पार्शियल इस तरह बना देंगे, है ना। फिर इसी तरह से सारे बॉन्ड्स को एनालाइज करोगे तो सब में तुमको वो पार्शियल बॉन्ड नजर आएगा, इवन यहां भी। क्या सबको मेरी बात समझ में आई? यस फिर इस ओ पे तुम्हें माइनस दिख रहा है, कभी जीरो दिख रहा है, तो उसको हम डेल्टा माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ गए? इसी तरह क्या तुम विजुलाइज कर पा रहे हो? यस सर। यहाँ कोई चार्ज नहीं आया, क्या तुम देख पा रहे हो? यस सर। यस सर। सबको क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। इसको हम नाम देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड। ये भी आप ड्रॉ कर लो बेटा। सर वो कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव क्यों दिया? कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव क्यों दिया? कार्बन पे, क्योंकि कार्बन, उसी कार्बन को ध्यान से सारे स्ट्रक्चर्स पे देखो, कभी माइनस है कभी जीरो है। यस सर। डन सर। सर फिर जो हम बेंजीन में वो रिंग निकालते हैं अंदर, वो एक पार्शियल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करती है। आवाज बहुत कम आ रही बेटा, कोई इसकी हेल्प करेगा? सर जो हम बेंजीन में रिंग निकालते हैं अंदर, वो एक पार्शियल बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करती है। बेंजीन के अंदर जो रिंग इस तरह की बनाते हैं उसकी बात कर रहे हो? यस सर। हाँ, तो ये पार्शियल बॉन्ड के लिए ही बनाई जाती है इस तरह से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान से सुनो, अभी कहानियां खत्म नहीं हुई है, सुनते रहिए। अभी केवल आपको समझ में आए ये ज्यादा मैटर कर रहा है। जितनी चीज बताएगी क्या उतनी समझ में आई आपको, फिर आगे धीरे धीरे सब आए। अब देर आर फ्यू स्ट्रक्चर्स जो आप नहीं ड्रॉ कर पाओगे यूजिंग दिस मेथड, स्वैपिंग वाले मेथड। इसको क्या नाम दे सकते हो आप बेटा? स्वैपिंग। या फिर आप ऐसा थंब रूल, कुछ भी अपना है घर का, ये ऑफिशियली मत बोल देना कि जाकर एग्जाम हॉल में लिखा है कि यूजिंग थंब रूल। तो ऐसा थंब रूल पब्लिकली नहीं बताना है, अपने लिए अपना पर्सनल मेथड है, हमने खुद बनाया और उसके हिसाब से फटाफट आंसर निकाल। ठीक है, आप कहाँ स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाओगे, जैसे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर डबल सिंगल डबल है, क्या देख पा रहे हो? हाँ सर। यस सर। अनफॉर्चुनेटली वो 3 एटम्स तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे जहां स्वैपिंग करते थे, क्योंकि अब तो 4 एटम्स इन्वॉल्व हो गए।
क्या विजुलाइज कर पाए? यस तो इसके लिए क्या करो, सबसे पहले कोई एक डबल बॉन्ड, कोई एक पाई बॉन्ड अपनी मर्जी से तोड़ दो, जो तुम्हें लगता है कि तोड़ना ज्यादा फिजिबिलिटी वाला है, यानी जहां तुम श्योर हो कि बॉन्ड तोड़ करके इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे हम। तो बताओ इस डबल बॉन्ड को तोड़ के तुम ज्यादा आसानी से बोल पाओगे कि इलेक्ट्रॉन सी है या इस सी को दे पाए, या फिर इस पाई बॉन्ड को तोड़ के आप ज्यादा आसानी से बोल पाओगे कि ओ को दे या सी को दे? तो ऑक्सीजन वाले वो वाले। हाँ, ओ वाले को, है ना। कॉमन सेंस से ही आप सोच सकते हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाली चीज है वहां पर। तो हम अगर इसको चाहें तो अपने को क्लियर पता होगा कि वो ये भी ज्यादा कहेंगे। केपेबल है होल्ड करने के लिए। यस सबको समझ में आ गया? यस सर। जैसे ही तुम ये बना लोगे ना, उसी समय पहचान जाओगे कि फिर से वो कहानी आ गई। यस और जब वो कहानी आ गई तो थंब रखा जाएगा, स्वैपिंग होगी, और बस चारों तरफ खुशियां आ जाएंगी। क्या सबको समझ में आया? हाँ सर यस सर। तो बस पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना डिफिकल्ट हो सकता है, ऑल्दो है नहीं, लेकिन लोग ऐसा सोच सकते हैं। जैसे ही ये आया, तुमने वो पुरानी वाली चीज फिर से कर दी और आपको नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया, है ना। जो कोई बच्चा इन सबको डायरेक्टली देखेगा, पूरा मैदान जो देखना चाहेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। जो केवल इतना हिस्सा देखेगा, वो पूरी रेस जीत लेगा। आई होप आप मेरी बातें समझ पा रहे हो। हाँ सर डन सर। हटा दे। यानी अब आपको रेजोनेंस ड्रॉ करना भी आ गया, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना भी आ गया। अब मैं आपको, अच्छा एक और केस ले लेते हैं ना, उसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। मान लो ऐसा दिया हो, तो आप डेफिनेटली वो 3 एटम, अच्छा 2 लोन पेयर जरूर है, लेकिन एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, ये माइंड में रखना। क्यों, कैसे, ये सब बात की बात है। क्या तुम ये रिलेट कर पा रहे हो 3 एटम वाला स्वैपिंग वाला हाँ, एग्जाम्पल, है ना? यस सर। लेकिन ये थोड़ा अलग है बेटा। पिछली बार जब स्वैपिंग की थी, तो स्वैपिंग में ये था बेटा कि जिसके पास लोन पेयर था उसके ऊपर माइनस चार्ज था। इस बार नहीं है। तो स्वैपिंग तो होगी, स्वैप तो करेंगे, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। लोन पेयर यहां जाएगा, लेकिन इतनी आसान नहीं है। इसमें क्या हो जाता है कि क्योंकि ये न्यूट्रल था, ये सोचो अब
साइंटिफिकली सोचो, ये न्यूट्रल था, ये अपना लोन पेयर दे रहा है, तो जो न्यूट्रल था और लोन पेयर किसी को दे दिया, उसके ऊपर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। और जिसके जो न्यूट्रल था उसको लोन पेयर मिल गया, उसके नेगेटिव ऊपर क्या आना चाहिए? तो ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इतना नहीं है, अब आप समझ चुके होंगे मैंने क्या स्वैपिंग कराया। लेकिन इसमें डिफरेंस प्रीवियस केसेस और इसमें ये था कि जो न्यूट्रल थे उनमें चार्जेस तो आएंगे ही ना भाई, जो दे रहा है उसमें प्लस, जो ले रहा है उसमें माइनस। और पिछली बार क्या हो रहा था? कार्बन पे प्लस था तो इसलिए माइनस चार्ज नहीं आ रहा। हाँ, पिछली बार कार्बन पे प्लस था, उसको जब इलेक्ट्रॉन मिला तो माइनस नहीं आया, न्यूट्रल हो गया। और इसके पास माइनस था तो न्यूट्रल हो गया, क्योंकि प्लस आया होगा और प्लस माइनस न्यूट्रलाइज कर दिया। समझे ना? हाँ सर सर। तो साइंटिफिकली भी सोच सकते हो। तो ये दो केसेस ऐसे निकले स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें तुम्हें थोड़ा सोचना पड़े। तो लिख लो, खाली इसको कॉपी मत करो, इसमें ऐसी चीजें लिखो कि ओ वाज न्यूट्रल एंड सिंस इट इज गिविंग इलेक्ट्रॉन्स दैट इज व्हाई गेटिंग पॉजिटिव चार्ज, कार्बन वाज न्यूट्रल एंड सिंस गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स दैट इज व्हाई गेटिंग माइनस चार्ज। सर यानी ये दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे इसलिए ये केस हुआ, वरना नॉर्मल केस हो जाता। हाँ, डन सर। नो सर। डन सर। चलो अब मैं आपको दो केसेस कहता हूँ ड्रॉ करने के लिए बेटा, ऐसे केस 1 केस 2 लिख लो और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। पीछे से देखना नहीं है बेटा, है ना, अपने आप सोचना है और उसके बेसिस पे आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। देखना नहीं है, पीछे से कैसे ड्रॉ, अपने आप सोचिए और दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें।
डन सर। सारे लोगों ने कर लिया बेटा? हाँ सर। ठीक है, 2 मिनट। सर 1-2 मिनट और लो, ड्रॉ करो बाकी बच्चों। डन सर। देखो, तो डेफिनेटली सबने इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रॉ किए होंगे। मैं फटाफट ड्रॉ कर देता हूँ। किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी? सर सेकंड का एक क्या चीज? मैंने एक स्किप कर दिया, डायरेक्टली लिख दिया। लगभग सबने इस तरह से ड्रॉ कर लिया हो। यस सर। एक आध हो सकता है तुम्हें स्किप किए हुए भी मिले। हो सकता है कोई स्ट्रक्चर उतना स्टेबल ना हो तो कई बार उसको इग्नोर कर देते हो, उसका टेंशन नहीं लेना है। ऑन एन एवरेज तुमने लगभग बनाया कि नहीं बनाया ठीक ठाक, तो आप देखोगे तो तुमने लगभग ठीक बनाया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। यहाँ पर डबल बॉन्ड मुझे बनाना है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका भी अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको ऐसा नजर आएगा। ऐसा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, किसी बच्चे को
और यहाँ डेल्टा माइनस बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? अब ये मैंने दो केसेस क्यों दिए थे? दो केसेस इसलिए मैंने दिए थे कि रेजोनेंस होने की वजह से एक जगह की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरी जगह पे चली जाती है। क्या समझ में आई मेरी बात? हाँ सर। ठीक, अब उसको हम ऐसा नोट करके लिखें। क्या कोई बच्चा है जिसको ये ड्रॉ करना हो? 2 मिनट में देता हूं, आप इसमें से जो चाहिए ड्रॉ कर लो, अगर आपसे कुछ मिस्टेक भी हुई हो तो। सर आज होमवर्क के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स आप देंगे प्रैक्टिस करने के? कोई जरूरत नहीं, टेंशन मत लो, हमारे पास बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। और जब होमवर्क नहीं मिल रहा है तो आप कुछ और काम करो, दूसरे सब्जेक्ट्स को, क्योंकि इसमें अचानक से चीजें मिलेंगी, फिर तुम्हारे पास दूसरी चीज के लिए टाइम नहीं होगा कुछ दिनों तक। फिर आप, क्योंकि इसमें थियरी होती है, फिर अचानक से क्वेश्चंस आएंगे। उसमें ऐसा नहीं हो पाता है कि कोई थोड़ी थियरी हो गई फिर उसके खूब सारे न्यूमेरिकल्स हो, तो वैसा मैथ्स या फिजिक्स जैसा नहीं मिलेगा। इसमें थियरी बहुत सारी होगी जिसको डायरेक्टली यूज करना होगा सब मिलाकर। ठीक है? यस सर। डन सर। हो गया ना? नहीं, ड्रॉ कर लो, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप में थोड़ी सी मिस्टेक भी हो गई तो करेक्ट करके पूरा अच्छे से ड्रॉ करिए। रेजोनेंस हाइब्रिड भी ड्रॉ करिए। हाँ, सेकेंड वाला भी हमने थंब रूल से हाँ, सब थंब रूल ही खाली पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में डिफिकल्टी होती है कुछ जगह पर, उसके बाद थंब रूल। एक बार वो फर्स्ट बात से एक बार समझाएंगे? मैंने बताया था ना कि सीओ बॉन्ड को पहले तुम तोड़ लो। अभी थोड़ी देर पहले ही तो समझाया था आपको। और फिर वो माइनस प्लस यहाँ दे दो, और फिर प्लस सिंगल डबल दिख रहा है, स्वैप कर दो। सर डन? Yes, sir. गाइस नोट लिखिएगा। लिखिएगा, रेजोनेंस रिजल्ट्स
resonance results in a different distribution of electron density. Resonance results in a different distribution of electron density. Resonance results in a different distribution of electron density than the case where there is no resonance. Sir, will you please repeat? Resonance results in a different distribution. Resonance results in a different distribution of electron density than the case where there is no resonance. Than the case where there is no resonance. कहने का ये मतलब है कि अगर किसी केस में, जैसे मान लो ये एग्जांपल ले, तो यहाँ तुम्हें रेजोनेंस दिख रहा है, क्या यहाँ रेजोनेंस है? तो इसको कहते हैं लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर। जबकि ये क्या हो जाएगा? डीलोकलाइज। थोड़ा बहुत समझ में आया, क्योंकि ये रेजोनेंस में जा रहा था, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बदल रही है, इसमें नहीं बदल रही है। तो वही चीज लिखी हुई है। सबने को लिख लिया बेटा इस चीज को, पॉइंट को? Am I not audible? सर एग्जांपल भी नोट कर लें। वो आपकी मर्जी है। देखो मेरा काम है आपको समझा के एग्जांपल भी दे देना। अब वो तुमको कितनी रिक्वायरमेंट लगती है उस चीज को कॉपी करने की करो। आगे बोलूं? सर 1 मिनट। This increase in electron density at one position, this increase in electron density at one position and decrease at another position. Decrease at another position is called mesomeric effect. Mesomeric effect or resonance effect. Resonance effect. डन से Yeah. आगे लिखिएगा। मेसोमेरिक इफेक्ट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इंडक्टिव में भी यही लिखा था। मेसोमेरिक इफेक्ट इज परमानेंट and there is complete transfer of electron pair. There is complete transfer of electron pair. So full positive and negative charges are developed. Full positive and negative charges are developed. Hence, mesomeric effect gets preference over inductive effect. Mesomeric effect gets preference over inductive effect. यानी कि अगर कभी कंपटीशन हो जाए और आंसर निकालने की जरूरत पड़े तो किसको ज्यादा प्रिफर करेंगे, रेजोनेंस को कि इंडक्टिव इफेक्ट को?
Resonance. रेजोनेंस को। रेजोनेंस को। सब लोग समझ गए बेटा? ठीक है, और फिर यहाँ लिख देना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। वो लास्ट 1 मिनट मुझे कंप्लीट करने दो अभी। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वाया रेजोनेंस is called plus M effect group, and electron withdrawing group via resonance is called minus M effect group. Electron releasing group via resonance is called plus M effect group, and electron WG मतलब electron withdrawing group via resonance is called minus M effect group. अब बताओ क्या छूट गया? हिंस के बाद इसके बाद पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर डेवलप्ड, hence mesomeric effect gets preference over inductive effect. Hence mesomeric effect gets preference over inductive effect. लिख लिया बेटा? Yes, sir. ये हो गया। अब ये भी सब कॉपी कर लिया आपने। अब इसमें केवल इतना लिख दो, लिस्ट ऑफ प्लस एम इफेक्ट ग्रुप्स। O minus, Nr2, NHR, NH2, NHCOR, OCOR, OR, OH, SR और FCl, BRI ये हेलोजन्स हैं। ये एक्सेप्शनल केस है, हियर इंडक्टिव डोमिनेट्स। बाकी सब में कौन डोमिनेट करता है बेटा? रेजोनेंस। रेजोनेंस। सर मतलब एक कंपाउंड में अगर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है तो फिर उसमें इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेंट होगा। हाँ, इन सब लिस्ट की चिंता मत करना बेटा, ये बार बार हम लिखेंगे, तुमको रटी हुई होगी एग्जाम के टाइम पे, टेंशन बिल्कुल मत लेना। सारे बच्चे इसको कॉपी कर लें, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट रेजोनेंस। सर वो CCl3 है माइनस इफेक्ट। यस, CCl3, CF3, NR3 प्लस। यस। डन सर लास्ट में जो रिंग बनाई है वो भी प्लस एम इफेक्ट? नो सर। हाँ, वो प्लस एम के लिए। Those who have copied, they can take break.